नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे ईएसआई का मेंस एग्ज़ाम हुआ था 2021, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आज की वीडियो हम लोग 25 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि पूरा प्रश्न को कंप्लीट करने में वीडियो 1 घंटा से भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग 25 प्रश्न को देखेंगे। सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो वो सारे भी हम लोगों का क्लियर हो जाए। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। वहीं संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद का उल्लेख है। किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 93 में। वहीं लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा जो चल रहा है उसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वहीं अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना हो तो 14 दिन पूर्व सूचना देकर, और सूचना जो प्रस्ताव होगा वह तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा सूचना देकर हटाया जाता है। वहीं बात करें लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो जीवी मावलंकर उसके प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं बात करें लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इन्हें जो वेतन मिलता है वह संचित निधि से मिलता है। किस निधि से? संचित निधि से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है। यानी प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग में जो अंतर होता है वह किस घटना के आधार पर यह अंतर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। क्या हो जाएगा? ध्रुवीकरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश जो होता है, प्रकाश वह क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और यह अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंगें होती है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य की बात करें तो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसका जो है तरंगदैर्घ्य होता है। वहीं जब प्रकाश तरंग का संचरण किसी खास तल में होता है तो इस प्रकार को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यह घटना ध्रुवन कहलाती है। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता है, प्रकाश में ध्रुवन होता है। और ध्वनि कैसी तरंगें हैं? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। चलिए, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। यानी अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में है? तो ये 2 शिलालेख में होना चाहिए, मास्की और गुर्जरा। इसका दोनों आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें, मास्की यह कर्नाटक में है और गुर्जरा जो अभिलेख है यह एमपी में है। किसमें है? एमपी में है। एग्जाम में आता है अशोक जिसमें राजगद्दी पर बैठा वह कहाँ का राजपाल था। तो अशोक उसमें अवंती का राजपाल था। कहाँ का? अवंती का राजपाल था। वहीं बात करें, अशोक ने अपने जो राज्याभिषेक हुआ था उसके 8वें वर्ष के बाद लगभग 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग की राजधानी उस समय कहाँ था? तोशली। उस पर अधिकार कर दिया था। वहीं अशोक का जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा जो शिलालेख है उसमें मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख है। वहीं 5वां में धर्म महापात्रों की नियुक्ति का वर्णन है। वहीं 10वां में अशोक ने यह आदेश दिया था कि राजा तथा जो उच्च अधिकारी है वह हमेशा प्रजा की सोचे। अशोक का 11वां अभिलेख में धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां अभिलेख में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति का वर्णन है। 13वां अभिलेख जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका वर्णन है। और 14वां शिलालेख जो है उसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो यह गति का जड़त्व का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति जड़त्व का। चलती कार में अगर अचानक ब्रेक लगता है तो यात्री देखते होंगे आगे की तरफ झुक जाता है।
तो गति के जड़त्व का यह उदाहरण है। जड़त्व वस्तु का आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखता है। वहीं जड़त्व के नियम सर्वप्रथम किसने दिया था, बताया था इसके बारे में, तो गैलीलियो ने बताया था। किसने? गैलीलियो ने बताया था जड़त्व के नियम के बारे में। वहीं प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। वहीं जो न्यूटन का प्रथम नियम है, वहीं न्यूटन के द्वितीय जो गति का नियम है उससे क्या प्राप्त होता है, बल का व्यंजन प्राप्त होता है। वहीं न्यूटन के जो तीसरा नियम है तो हम लोग जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, यानी बल की प्रकृति ज्ञात होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात यह स्वर्ण रेखा नदी या सुवर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह कहाँ है? झारखंड में है, रांची के पास या झारखंड में है हुंड्रू जलप्रपात। वहीं बात करें विश्व में सबसे अधिक जलप्रपात किस महादेश में है? तो यह अफ्रीका महादेश में। किस में है? अफ्रीका महादेश में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो यह अमेरिका का कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वह अच्छा धुआंधार जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। वहीं जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, तीनों एक ही नाम है। जोग उसी को गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर है। कर्नाटक में शरावती नदी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 228। कौन सा अनुच्छेद? 228। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही बात करें, यदि उच्च न्यायालय को यह आभास होता है कि उनके जो अधीनस्थ न्यायालय है किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में संविधान निर्वाचन के बारे में विधि का सार्वर्ण प्रश्न अंतःविहित हो, तो उस मामले को उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। यानी उसके नीचे जो कोर्ट है उससे वह अपने पास मंगा लेता है। वहीं बात करें अनुच्छेद 226, तो इसके तहत हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। वहीं 227 में क्या चीज़ का वर्णन है? इसके तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरणों के न्यायिक व प्रशासनिक अधीक्षण का अधिकार देता है। वह अनुच्छेद 225 की बात करें तो उच्च न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन है अनुच्छेद 225 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र का किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे बनता है, यानी दृष्टिपटल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। और रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसे बनता है? वह प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। कैसे बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। आँख के सबसे भीतरी पारदर्शी झिल्ली को रेटिना कहते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है वह ये लेंस हो गया, ये वाला पार्ट जो है यही रेटिना होता है। यहीं पे यह प्रतिबिंब बनता है। वहीं समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दिया जाता है? तो नेत्रदान में आँख का जो कॉर्निया भाग होता है वही दान किया जाता है। कौन सा? कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। हिंदी में परितारिका कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। तो प्याज अपने भोजन को किस में संग्रहित करता है? तो पत्तियों में संग्रहित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्याज अपने भोजन को पत्तियों में संग्रहित करता है। प्याज एक रूपांतरित तना है जिसे बल्ब कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। प्याज के पौधे के लिए पोषक तत्व कंद के भीतर जमा होते हैं। प्याज में संचित भोजन सेल्यूलोज के रूप में संग्रहित होता है। वहीं गाजर, शकरकंद, मूली ये सारे जो है रूपांतरित जड़ का उदाहरण है। जबकि आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, लहसुन ये सारे जो है भूमिगत तना का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो थाईपुसम त्यौहार
यह मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह त्यौहार जो है तमिल समुदाय के लोगों के द्वारा जनवरी और फरवरी के महीनों में मनाया जाता है, जिस दिन पूर्णिमा पड़ता है उस दिन। इस त्यौहार को पुष्प तारा के साथ संबंध जोड़कर मनाया जाता है, पुष्य तारा के साथ। यह त्यौहार भगवान मुरुगन की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। भगवान मुरुगन को भगवान शिव का पुत्र माना जाता है। मुरुगन को जो है शिव का पुत्र माना जाता है और उसी की सराहना के लिए यह पर्व मनाया जाता है। वहीं उगादि जो त्यौहार है, उगादि, यह कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश और केरल में। कौन सा त्यौहार? उगादि त्यौहार। वहीं ओणम, यह केरल में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? ओणम, यह केरल में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि अगर रहता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से होता है। आमाशय की दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है और जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को सरल अणुओं में क्या करता है? तोड़ता है। वहीं आमाशय में ही लैपेज एंजाइम द्वारा वसा का पाचन शुरू किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काजू के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस काजू के लिए की बात करें तो इसके लिए तापमान भी हाई चाहिए और वर्षा भी ज़्यादा चाहिए। वहीं बात करें लेटराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिस कारण इसे लाल मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी जो होती है वह कौन सी प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। किसके लिए? कपास के लिए उपयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो भारत में सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है। किस मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का है। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कांवर ताल झील कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं कांवर ताल झील यह बिहार में है। बिहार के बेगूसराय जिले में है। बिहार के बेगूसराय जिले में है कांवर ताल झील। यह झील बिहार के प्रथम रामसर साइट में के रूप में यह घोषित किया गया था, कांवर झील। वहीं इस झील के आसपास के आर्द्र भूमि को पश्चिम बिहार का भी दर्जा प्राप्त है। वहीं बात करें गोगी बिल झील या गोगा बिल झील कहा जाता है। यह कहाँ? बिहार के कटिहार जिले में। कटिहार जिले में है गोगा बिल झील। गोगा बिल झील। वहीं बात करें भीमताल, सात ताल, सप्त ऋषि कुंड, ये सारे जो झील हैं यह उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो बखीरा झील, सूर सरोवर, कीथम झील, रामगढ़ ताल झील, सिरसी जलाशय और लिलोर झील, ये सारे यूपी में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए वहीं बात करें, अच्छा जम्मू कश्मीर की बात करें तो डल झील, बुलर झील, नागिन झील, ये सारे कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, तत्कार नृत्य का रूप है। ये कह रहा है तत्कार किस नृत्य का रूप है? तो तत्कार यह कथक का रूप है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथक का यह रूप है। कथक जो उत्तर भारत का प्रचलित नृत्य है। कथक शब्द का जो उद्गम हुआ है वह कथा से हुआ है। किससे हुआ? कथा से हुआ। कथा का मतलब होता है कहना। प्राचीन भारत में कथावाचक गानों के रूप में इसे बोलते थे तथा अपनी कथा को नया रूप देने के लिए नृत्य करते थे। इसी से दक्षिण भारत में कथा या हरि कथा का रूप बना लिया और यही उत्तर भारत में कथक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कथक जो नृत्य होता है, कथक, इसमें जो है पैरों में बंधे घुंघरुओं से जो ध्वनि उत्पत्ति होती है उसे ही तत्कार कहा जाता है। जो पैरों के घुंघरू से जो आवाज़ होती है उसे ही क्या कहा जाता है? तत्कार कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण वहाँ से कहाँ से भागे थे?
हजारीबाग जेल से ये भाग गए थे और भूमिगत होकर जो है यह लड़ाई लड़ते रहे थे। इन्होंने उसके बाद यह नेपाल भी गए थे। नेपाल जाकर वहाँ जो है वहाँ जो आज़ाद दस्ते का गठन किया, आज़ाद दस्ते का गठन किया, उसे ट्रेनिंग दिया और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई जारी रखी थी। चलिए इसी में क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? तो उन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ? बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण जो है उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने नेपाल पर दबाव बनाकर बंदी बना लिया था। 1942 के बाद यह नेपाल चले गए थे और वहाँ ब्रिटिश सरकार ने बंदी बना लिया और वहाँ से उन्हें कलकत्ता भेज दिया। जयप्रकाश नारायण ने 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। 1942 की बात करें तो 1942 के आंदोलन में सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान फुलेना प्रसाद, ये जो फुलेना प्रसाद वर्मा है, उन्हें पुलिस की गोलियों का शिकार हुए और इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ की स्थापना की बात करें, इसका स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 1946 ईस्वी को। वहीं बात करें यूनेस्को, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। कहाँ? पेरिस फ्रांस में है। वहीं विश्व व्यापार संगठन इसका मुख्यालय जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। और ऑस्ट्रिया की वीना की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय, ऊर्जा आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ है? वीना में है। कहाँ है? वीना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का प्रथम नेता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, नव जागरण का अग्रदूत, नए भारत का पैगंबर, भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और धार्मिक जो अम्बाड्रो है उसका विरोध किया था। वह इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 ईस्वी में। 1829 में। वहीं राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। आत्मीय सभा का स्थापना किया था और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व मानवाधिकार परिषद का गठन जो हुआ था वह 2006 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। वहीं विश्व मानवाधिकार परिषद इसका जो मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है, जबकि 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और 15 अक्टूबर की बात करें तो विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। तो चारों आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था रामानंद ने। किसने प्रारंभ किया था? रामानंद ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन हिंदू धार्मिक आंदोलन था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवर एवं नयनार संतों ने किया था। अलवर और नयनार संतों ने किया था, जबकि रामानंद पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिए थे। उन्होंने हिंदी में पहला उपदेश देने वाले थे रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें प्रमुख कौन कौन थे जो एग्जाम में आता है? प्रमुख थे रैदास। ये क्या थे? किस जाति से? ये चमार थे। वहीं सेन जो है यह नाई थे। कबीर जो थे यह जोलहा थे। और धन्ना जो था यह जाट था। धन्ना क्या था? जाट था। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है?
तो कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता? परामर्शी अधिकार क्षेत्र या उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान का अनुच्छेद 143 कहता है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी अधिकार प्राप्त है, केवल सुप्रीम कोर्ट को ही परामर्शी अधिकार प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, स्टेपी किस फसल के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? स्टेपी जो क्षेत्र है यह मध्य एशिया वाले भाग में पाया जाता है और यह गेहूं के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। स्टेपी क्षेत्र व्यापक स्तर पर गेहूं उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। वहीं बात करें स्टेपीज, तो यह एशिया, मध्य एशिया और यूरोप वाले क्षेत्र यानी यूरेशिया क्षेत्र में, यूरेशिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। वहीं इटली का लोम्बार्डी मैदान चावल के लिए प्रसिद्ध, इटली का लोम्बार्डी मैदान। वहीं यूरोप में चुकंदर की खेती के लिए चीनी का उत्पादन किया जाता है। वहीं मत्स्य ग्रहण के लिए, मत्स्य के लिए जो क्षेत्र है वह है डोगर बैंक। डोगर बैंक यह मत्स्य के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 1887 में किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना महादेव गोविंद रनाडे तथा रघुनाथ राव, रनाडे तथा रघुनाथ राव दोनों ने मिलकर किया था। इसका पहला सत्र जो हुआ था 1987 में मद्रास में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अंतर जातीय विवाह का विरोध किया गया तथा बहुविवाह को क्या हुआ? समर्थन दिया गया था। वहीं 28 दिसंबर 1985 को हम लोग जानते हैं कांग्रेस का गठन किया गया था। वहीं अच्छा, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो यही महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो यह शहर है पाटलिपुत्रा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्रा। यह तीनों नदी के संगम पर बसा है। मगध साम्राज्य हर्यक वंश के जो शासक थे उदयन, उन्हें जो है उदयन ने ही पाटलिपुत्रा की स्थापना किया था। किसने? उदयन ने किया था। मगध साम्राज्य की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण से विंध्य पर्वत तथा पूरब से चंपा से पश्चिम में सोन तक फैली हुई है। वहीं पाटलिपुत्रा का प्राचीन नाम जो था, यह भी एग्जाम में आया हुआ, कुसुमपुर। कुसुमपुर जो है पाटलिपुत्रा का प्राचीन नाम था। कालांतर में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्रा का नाम बदलकर क्या रख दिया? पटना रख दिया। औरंगजेब के काल में पटना का नाम अजीमाबाद पड़ गया था। औरंगजेब के समय पटना का नाम क्या था? अजीमाबाद था। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? खनिज की बात की जा रही है, तो वह खनिज कौन सा हो जाएगा? फेल्डस्पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेल्डस्पर। यह क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। यह एल्युमिनियम का अयस्क है। अगर इसका रासायनिक सूत्र की बात करें, KAlSi3O8, ये इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है फेल्डस्पर का। वहीं बात करें क्वार्ज का रासायनिक सूत्र पूछा जाए, क्वार्ज का, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है SiO2। वहीं भूपर पट्टी पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाता तो ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ खनिज पूछा हुआ है तो फेल्डस्पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो बारामूला यह जम्मू कश्मीर में है और यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ? किसके किनारे? झेलम नदी के किनारे। बारामूला शहर का प्राचीन नाम वराह था। क्या था? वराह था। जबकि झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। वितस्ता इसका प्राचीन नाम था। वहीं मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, मोहनजोदड़ो। जबकि हम लोग जानते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। जबकि गंगा
तो इसका प्रमुख पटना, कानपुर, प्रयाग ये सारे जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं चिनाब जो नदी है इसका प्राचीन नाम अस्कनी था। क्या था? अस्कनी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो जंग का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है तो हो जाएगा जलयोजिक फेरिक ऑक्साइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। और इसका अगर सूत्र पूछा जाए तो Fe2O3.X, यहाँ X मान लेते हैं, X H2O, यानी यहाँ इसका वैल्यू घटता बढ़ता है। वहीं जंग को फेरिसोफेरिक हाइड्रोक्साइड या फेरिसफेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वायुमंडल एवं जलवाष्प की अभिक्रिया द्वारा, नमी को अवशोषित करके अभिक्रिया द्वारा उसमें क्षरण होने लगता है, जिसे संक्षारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। किसी धातु पर जंग लगना एक कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी? रासायनिक अभिक्रिया है। और जैसे किसी धातु पर जंग लगता है तो उसका वेट क्या होता है? उसका वेट क्या होता है? वेट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है उसका वेट। लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा जलवाष्प से अभिक्रिया करके भूरे रंग का हाइड्रेट लो ऑक्साइड का निर्माण करता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए मोबिल, ग्रीस, पेंट, मिश्र धातु एवं जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसमें जंग ना लगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये था हम लोग 25 प्रश्न आज देखें। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग 25 प्रश्न देखेंगे। एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है। तो आप लोग इसी तरह से पढ़िए, पढ़ाई मन से कीजिए। वैकेंसी जैसे ही आएगी तैयारी और जोर से करना है। आप लोग इस इंतजार में नहीं रहे कि वैकेंसी आएगी तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। रोज़ करेंट भी आप लोग को देखना है। करेंट मेरिट बनाने में बहुत मायने रखता है, तो करेंट आप लोग छोड़िएगा नहीं। हमेशा रोज़ करेंट देखिए, उसे नोट कीजिए और उसे रिवाइज भी करते रहिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।